बेराइलेट आयन का स्ट्रक्चर बन गया था। स्ट्रक्चर अगर हमें बनाना है तो कैसे बनाएंगे? फॉर्मूला क्या था बेराइलेट का? बी, जल्दी से बताइए। हाँ, -2 और +2। ठीक है। अब देखो, अगर इसका स्ट्रक्चर बनाना तो कैसे बना सकते हैं हम लोग? बेरिलियम के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन ही तो होते हैं, मतलब 2 2 होता है। स्क्रीच। बेरिलियम के अगर लास्ट में देखें हम लोग तो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर शेल में। अब 2 इलेक्ट्रॉन के साथ इसको 4 ओएस से बॉन्डिंग करनी है, तो कैसे हो सकती है बॉन्डिंग? सोचिए। ऐसा कुछ हो सकता है क्या? ध्यान से देखो। ये कब हो सकता है? जब ये -2 चार्ज बेरिलियम के ऊपर आ जाए। ऐसी पॉसिबिलिटी है। -2 चार्ज अगर बेरिलियम के ऊपर आ जाता है तो क्या होगा आपका? बेरिलियम पे अगर 2 इलेक्ट्रॉन थे आउटर शेल में तो कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। और अगर हम इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर को, तो इस तरीके का अगर स्ट्रक्चर बनता है तो आपका क्वेश्चन क्या था हमारा? टोटल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्ट्रक्चर। टोटल स्ट्रक्चर में बताने हैं तो अब कैसे बता सकते हैं हम लोग? देखो, बेरिलियम के जो 4 इलेक्ट्रॉन थे वो तो इसके यूज हो गए, तो इसके पास तो कोई लोन पेयर है ही नहीं। यहाँ पे हाइड्रोजन के पास एक ही होता है, इसने भी एक बॉन्ड बना लिया, यहाँ भी यही पोजीशन है। ऑक्सीजन को देख लो, इसने 1 2 बॉन्ड बनाए हैं तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 बॉन्ड में यूज कर लिया तो 2 लोन पेयर इसके पास हैं। ऐसे ही सारे ऑक्सीजन के पास होंगे। क्या कहते हो? तो अगर टोटल लोन पेयर देखो तो कितने हो जाएंगे पूरे स्ट्रक्चर में? पेयर कितने हैं? 1 2 3। एक के पास 2 है तो 8 हो गए। 8 तो पेयर हो गए। और अगर इलेक्ट्रॉन पूछे जाए कि कितने इलेक्ट्रॉन है तो 8 16 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। क्लियर है बात? बेराइलेट के। अब अगर बात की जाए, लास्ट टॉपिक हमने कहाँ पे छोड़ा था? ये तो कुछ और है। बेरियम मील तक छोड़ा था ना? अब अगर बात की जाए इनके कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट की, देखो कार्बोनेट में भी और सल्फेट में भी, सब में सॉल्युबिलिटी में क्या याद रखना है हमें कि कार्बोनेट अगर बनाना है तो क्या करो? हाइड्रोक्साइड ले लो, उसके ऊपर CO2 फ्लो करवा दो तो कार्बोनेट प्रोड्यूस हो जाएगा। दूसरा तरीका है, अगर क्लोराइड है, जैसे कैल्शियम क्लोराइड है, इसकी वॉशिंग सोडा Na2CO3 से रिएक्शन करा दें तो ये मिलके क्या बना लेगा? कैल्शियम कार्बोनेट, और NaCl अलग हो जाएगा। तो ये तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये नहीं पूछा जाता है। आपसे पूछा जाता है कि कार्बोनेट में अगर हम बात करें, जैसे BCO3 हो गया, MgCO3 हो गया, CaCO3 हो गया और SrCO3, इनमें सॉलिबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा और इनमें थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? इम्पॉर्टेंट है, बहुत पूछा जा रहा है बार बार, नीट में भी मेंस में भी। तो BeCO3 MgCO3, एक चीज़ दिखती है हमको कि Be+2 से
Ba+2 तक साइज इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, जैसे जैसे बड़ा साइज होता जाता है वैसे वैसे हाइड्रेशन कम होता जाता है, तो हाइड्रेशन एंथैल्पी डिक्रीज करती जाती है। हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होगी? डिक्रीज करेगी। ठीक है, हाइड्रेशन कम होगा, हाइड्रेशन एंथैल्पी डिक्रीज करेगी। और जब भी मैंने आपको कल बताया था, हाइड्रेशन एंथैल्पी और सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो इसका मतलब अगर हम बात करें तो नीचे जाने पे सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी? डिक्रीज करेगी। क्लियर है बात? अच्छा, इसमें लैटिस एंथैल्पी में बहुत, क्योंकि इसका साइज तो बढ़ता जाता है लेकिन लैटिस एंथैल्पी में बहुत चेंज नहीं आता है। और याद रखेंगे CO3-2 ले लो, SO4-2 ले लो, ये जो आयन है ये इनका साइज बड़ा होता है, बड़े साइज के ये आयन होते हैं। तो अगर वैसे देखो तो लैटिस एंथैल्पी को देखा जाए तो बहुत सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आता है। सॉल्युबिलिटी दो फैक्टर्स पे ही डिपेंड करती है, एक हाइड्रेशन एंथैल्पी और एक आपकी लैटिस एंथैल्पी पे। अगर लैटिस एंथैल्पी बहुत ज़्यादा है तो सॉल्युबिलिटी कम होगी, अगर हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा है तो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। मतलब हाइड्रेशन एंथैल्पी के साथ सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और लैटिस एंथैल्पी के साथ लैटिस एंथैल्पी ज़्यादा होने का मतलब कॉम्पैक्ट लैटिस है, बहुत अच्छा बना हुआ है, उसमें वॉइड्स कम है और बहुत अच्छे तरीके से प्लस और माइनस आयंस पैक हैं एक दूसरे के साथ। तो वहाँ पे लैटिस एंथैल्पी बढ़ते ही सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, उस चीज़ को सॉल्युबल करना टफ हो जाता है। और हाइड्रेशन एंथैल्पी बढ़ते ही उस चीज़ को सॉल्युबल करना ईजी हो जाता है, मतलब उसके साथ ज़्यादा आयंस आकर के अटैच हो रहे हैं और उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा है, वहाँ पे आपके एनर्जी ज़्यादा रिलीज हो रही है। तो इन सब में हम लोग याद रखेंगे, सल्फेट में भी और कार्बोनेट में भी, कि टॉप टू बॉटम जब जाते हैं सेकेंड वाले में तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है, और उस सॉल्युबिलिटी के डिक्रीज होने का रीज़न ये है कि हाइड्रेशन एंथैल्पी में भी डिक्रीज आता है। चिरायु कुछ कह रहे थे आप? कोई कुछ कह रहा था? हाँ 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 हाँ, कर लिया कर लिया। फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि स्टेबिलिटी कैसी होगी इसकी, तो टॉप टू बॉटम जैसे जैसे हम जाते हैं स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है। स्टेबिलिटी इंक्रीज करने का मतलब है कि थर्मल स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं। जैसे जैसे नीचे की तरफ जाओगे Be+2 से Ba+2 तक, जैसे जैसे जाएंगे इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर बढ़ेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी बढ़ेगी। और इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर बढ़ता है तो थर्मल स्टेबिलिटी हमेशा इंक्रीज करती है, मतलब ज़्यादा टेम्परेचर दोगे तब वो ब्रेक होगा। इसको अगर आपको ब्रेक करना है तो मोर टेम्परेचर शुड बी गिवन। जैसे अगर हम इसको देखें तो कार्बोनेट में देखा जाता है कि बेरिलियम कार्बोनेट सबसे कम टेम्परेचर पे ब्रेक हो जाएगा, मैग्नीशियम उससे ज़्यादा पे, CaCO3 उससे ज़्यादा पे, SrCO3 उससे भी ज़्यादा पे, और अगर बेरियम कार्बोनेट को करना है तो और भी ज़्यादा हो जाता है। ये 1700 की रेंज में जाता है केल्विन टेम्परेचर, ये आपका 1600 केल्विन टेम्परेचर में रहता है, ये 1200 केल्विन टेम्परेचर में, ये 813 केल्विन टेम्परेचर में, और इसका जो टेम्परेचर होता है ये बहुत कम होता है, 373 केल्विन से भी छोटा टेम्परेचर होता है इसका। उस पे ही ये क्या हो जाएगा आपका 373 का मतलब समझ रहे हो, 100 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम। तो इसका मतलब कि थर्मल स्टेबिलिटी इसकी इतनी कम है कि अगर बहुत ऐसे गर्मी के दिन हुए तो ये BeCO3 जो होगा वो क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा।
बीईओ, आपका बीईओ बना लेगा और CO2 अलग हो जाएगी इससे। इनकी ब्रेकिंग इसी तरीके से होती है। अगर आप कार्बोनेट को हीट अप करते हो तो सीधे सीधे ये CO2 रिलीज करता है और ऑक्साइड बना देता है। सबसे जल्दी ये रिएक्शन कौन देगा? BeCO3। और सबसे लेट में कौन देगा, मतलब हाई टेम्परेचर पे कौन देगा? BaCO3। साइज फैक्टर यहाँ पे मैटर नहीं कर रहा है। यहाँ पे साइज फैक्टर मैटर कर रहा है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर की तरह, किस तरीके की बॉन्डिंग है। ठीक है, जितना इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ज़्यादा है उतना ज़्यादा बॉन्डिंग स्ट्रांग है, इसलिए इसको ब्रेक करना है तो टेम्परेचर आपको हाई रखना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे बात की जाए कि लैब में अगर हमें बेरियम को टेस्ट करना होता है, सॉल्ट को, स्ट्रॉन्शियम को टेस्ट करना होता है, कैल्शियम को टेस्ट करना होता है, इन तीनों को अगर हमें टेस्ट करना है तो इनको बोला जाता है फिफ्थ ग्रुप के एलिमेंट। बेसिक रेडिकल्स में इनको बोलते हैं फिफ्थ ग्रुप के। इसको हम लोग, अगर हमको प्रेसिपिटेट करना होता है इन आयंस को, हमें फिफ्थ ग्रुप का टेस्ट करना होता है तो क्या किया जाता है कि इसमें अमोनियम कार्बोनेट डालते हैं हम लोग, NH4 होल ट्वाइस, CO3 डाला जाता है और इसको अमोनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में डालते हैं हम लोग। एडेड अमोनियम कार्बोनेट इन प्रेजेंस ऑफ अमोनियम क्लोराइड, इसकी प्रेजेंस में जब डालते हैं हम लोग तो अमोनियम आयन प्रोड्यूस होता है, कार्बोनेट आयन प्रोड्यूस होता है और सॉल्ट के अंदर जो भी Ba+2 होगा, Sr+2 होगा, Ca+2 होगा, ये इस कार्बोनेट रेडिकल से रिएक्ट करके ये इनसॉल्युबल कार्बोनेट बनाता है और फिर इसके कलर से फिर इसकी और सॉल्युबिलिटी वगैरह चेक की जाती है, उससे हम पता लगाते हैं कि कंपाउंड में बेरियम है कि स्ट्रॉन्शियम है या कैल्शियम है। ठीक है, उसके बाद अगर बात की जाए तो इनके कंपाउंड जो ऑक्सो सॉल्ट हैं वो स्टडी किए जाते हैं नाइट्रेट। नाइट्रेट को अगर प्रिपेयर करना है, कार्बोनेट ले लिया जाए और कार्बोनेट की HNO3 से रिएक्शन करा दी जाए, मेटल का नाइट्रेट प्रिपेयर हो जाता है, CO2 बनती है, क्योंकि कार्बोनेट है। कार्बोनेट कभी भी देखो, कोई भी कार्बोनेट हो अगर एसिड से वो रिएक्ट कर रहा है तो एक प्रोडक्ट CO2 तो होना ही होना है, वाटर बनेगा, नाइट्रेट बन जाएगा मेटल का। ये कौन कौन बना सकता है, कौन कौन रिएक्शन दे सकता है? बेरिलियम भी देता है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, मतलब सारे के सारे ही दे रहे हैं इस रिएक्शन को। उसके बाद अगर बात की जाए कि इसको जब हीटअप करते हो तो क्या प्रोडक्ट बनता है, ये पूछा जाता है कि इनके नाइट्रेट को जब हीटअप किया जाता है तो क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो एक तो ऑक्साइड बनता है इसका, दूसरा बनता है इसका NO2 गैस और तीसरा बनता है ऑक्सीजन। ये भी सारे के सारे देते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम। तो आपसे पूछा जाए कि बेरियम का नाइट्रेट है या कैल्शियम का है या मैग्नीशियम का नाइट्रेट है, इसको हीटअप करने पे क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे, तो उस मेटल का ऑक्साइड, NO2 और O2, ये प्रोडक्ट तैयार। क्लियर होती है बात? अब इसमें आपको करना क्या है, देखो इस चैप्टर में समझाने वाली जो चीज़ें वो तो मैं समझा रही हूँ, बट NCERT की लाइन टू लाइन फॉर JEE आपको लाइन टू लाइन प्रिपेयर करनी है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको मैं कई बार बता भी चुकी हूँ और आज भी बताती हूँ कि रीजन एसेशन टाइप,
करेक्ट इनकरेक्ट टाइप, पूरा सेंटेंस सही लिखा होगा उसमें एक ट्विस्ट दे देंगे, कुछ भी नॉट लगा देंगे, उस कोई एक वर्ड को चेंज कर देंगे, अपोजिट वर्ड लिख देंगे और आपको सेंटेंस को करेक्ट या इनकरेक्ट बताना होगा। तो अगर उसमें आप इन चैप्टर्स की एस ब्लॉक को, पी ब्लॉक को और हाइड्रोजन को, इन चैप्टर्स को अगर आप लाइन टू लाइन एकदम अच्छे तरीके से नहीं पढ़ेंगे तो इस तरीके के क्वेश्चंस वहाँ पे सही होने के भी 50% चांसेस होते हैं और गलत होने के, ठीक है, सही भी होता है और गलत भी होता है। इसी तरीके से अगर नाइट्रेट की बात की जाए सॉल्युबिलिटी की, तो उसका भी ऑर्डर सेम जैसे कार्बोनेट था, जैसा सल्फेट था, उसी तरीके का रहता है, क्योंकि टॉप टू बॉटम जब नीचे से ऊपर से नीचे आते हैं तो डिक्रीज होती है He, इसलिए डिक्रीज होता है सॉल्युबिलिटी। इसके बाद हम लोग बात करते हैं डिफरेंट बिहेवियर ऑफ बेरिलियम। इसकी बात हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पे अगर बात की जाए एल्यूमिनियम और बेरिलियम, ये डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं। ये बता चुके हैं क्या आपको? मुझे लग रहा है ये बता चुके हैं। आप लोग बताएंगे क्या? डायगोनल रिलेशनशिप बता चुके हैं एल्युमिनियम बेरिलियम का। लिथियम और मैग्नीशियम का बताया था। अच्छा, इनका नहीं बताया था तो बता देते हैं। देखो, सिमिलर प्रॉपर्टी होती है, तो सिमिलर प्रॉपर्टी का जो बेसिक रीजन ये है कि इसमें जो आपका रेशियो होता है किसका किसका, चार्ज और रेडियस रेशियो, ये जो रेशियो होता है अगर सेम होता है किसी आयन का तो वो एक तरीके की प्रॉपर्टी शो करते हैं। और एल्युमिनियम और बेरिलियम में ऐसा देखा गया है कि ये रेशियो जो होता है आपका ये सेम होता है। और ये एक दूसरे के डायगोनल पे है, सेम प्रॉपर्टी है, तो डायगोनल रिलेशनशिप बोल दिया गया। अब क्या क्या सिमिलरिटी है देखो, दोनों जो होंगे कोवेलेंट कंपाउंड बनाने की कोशिश करते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं। जैसे अगर बात करो BeCl2 की, तो ये भी कोवेलेंट है, और अगर AlCl3 की बात करो तो ये भी कोवेलेंट है, दोनों के दोनों। अगर गैसियस फॉर्म में इनको देखा जाए तो दोनों डाइमर बनाते हैं, डाइमर फॉर्म करते हैं। और डाइमर जो होता है उसमें आपका Cl जो होता है वो ब्रिज्ड पोजीशन पे होता है। कैसे बनता है डाइमर, अभी कल बताया था आपको। B यहाँ पे Cl, एक Cl यहाँ पे, दूसरा मॉलिक्यूल अगर हमें लेना B, एक Cl इधर पे और एक Cl यहाँ पे, ऐसे ही बताया था ना। इस Cl का जो Lp होगा वो इसके पास, इस बेरिलियम के पास, इस Cl का जो Lp होगा वो इस बेरिलियम के पास, दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ गए और बन गया डाइमर। डाइमर फॉर्मेशन हुआ क्यों? क्योंकि बेरिलियम जो था BeCl2 के अंदर वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट था। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कैसे था? बेरिलियम जो होता है उसके आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2Cl से इसने कंबाइन किया, एक एक इलेक्ट्रॉन इसको और मिल गया, तो इसके आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। ऑक्टेट अभी भी इनकम्प्लीट था, तो उस ऑक्टेट को कंप्लीशन के लिए ये कोशिश करता है कि अगर इसको कहीं से इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये लेने की कोशिश करता है, ठीक है। इसीलिए BeCl2 को हम लोग ये भी कह सकते हैं कि BeCl2 जिसमें भी इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, जिसके भी सेंटर पे इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, उनको हम लोग लुईस एसिड बोलते हैं।
तो BeCl2 को ले लो या AlCl3 को ले लो, इसको हम लोग लुईस एसिड बोलते हैं। और हाइड्रोकार्बन में आपको एक फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन बताया था, उसमें ये यूज किए जाते हैं लुईस एसिड। ऐसे ही AlCl3 की अगर बात करो तो Al के लास्ट में होते हैं 13 एटॉमिक नंबर होता है, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 3Cl से अगर ये कंबाइंड करेगा तो 3 इलेक्ट्रॉन इसको और मिल जाएंगे। अभी भी इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसलिए ये क्या करता है, गैसियस फेज में ये दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कंबाइंड कर जाता है AlCl3 के। पहले मॉलिक्यूल को अगर हम ऐसे लिखें, दूसरे मॉलिक्यूल को अगर हम AlCl3 के ऐसे लिख दें, तो ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में कंबाइंड करते हैं। कैसे, ये Cl इस एल्युमिनियम को देता है, मतलब पहले मॉलिक्यूल का एक Cl दूसरे मॉलिक्यूल के एल्युमिनियम को देगा और दूसरे का पहले को देगा। यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा और ये जो क्लोरीन होंगे इनको ब्रिज्ड क्लोरीन बोलेंगे, क्योंकि ये बीच में प्रेजेंट है। देख पा रहे, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि BeCl2 वेपर फेज में है और AlCl3 वेपर फेज में है, तो इस वेपर फेज में इनके पास ब्रिज्ड क्लोरीन कितने हैं, तो आप बता लोगे? इसमें 1 2, इसमें भी 1 2, नहीं, एक में अगर पूछा जाए तो 2 होगा नंबर। ठीक है, ब्रिज्ड तो यही है ना, जो दो बेरिलियम के बीच में दो एल्युमिनियम। ठीक है, अच्छा, इसका फॉर्मूला आपको कहीं कहीं पे ऐसा भी लिखा मिल सकता है, B2Cl4। BeCl2 को डबल कर दिया गया ना, यहाँ पे ऐड कर दिया गया, तो B2Cl4 भी लिख सकते हैं। इसको Al2Cl6 भी लिखते हैं, ये जो डाइमर बना हुआ है, देख पा रहे हैं? सिमिलरिटी क्या हुई, दोनों डाइमर बना रहे हैं, दोनों लुईस एसिड की तरह यूज हो रहे हैं, दोनों कोवेलेंट कंपाउंड है, बेरिलियम का क्लोराइड भी, एल्यूमिनियम का क्लोराइड भी। नेक्स्ट अगर सिमिलरिटी हम बोले तो नेक्स्ट सिमिलरिटी हम बोल सकते हैं कि बेरिलियम और एल्यूमिनियम दोनों ही क्या होते हैं, रेजिस्टेंट होते हैं टुवर्ड्स एसिड। एसिड अगर इसके ऊपर अटैक करता है तो रेजिस्टेंट होते हैं। क्यों रेजिस्टेंट होते हैं? क्योंकि बेरिलियम और एल्युमिनियम दोनों में टेंडेंसी होती है एयर की ऑक्सीजन से रिएक्ट करके अपने ऊपर ऑक्साइड की लेयर बनाना। ऑक्साइड लेयर, ऑक्साइड का फिल्म बन जाता है ऊपर की तरफ, ऑक्साइड की प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है। इसलिए जब एसिड तुरंत आता है इसके ऊपर अटैक करने, तो उसके लिए ये क्या होते हैं, उसके लिए ये होते हैं आपके रिलक्टेंट हो जाएंगे, मतलब उसके साथ ये रिएक्ट नहीं करेंगे, रेजिस्टेंट होंगे उससे। तो दोनों में ये सिमिलरिटी हो गई। फिर बेराइलेट और एल्यूमिनेट की अगर बात करें तो एल्कली में डिसॉल्व होके ये बनाता है बेरिलियम एल्यूमिनियम। दोनों को एल्कली मतलब NaOH में डिसॉल्व कर दो, तो दोनों के दोनों क्या करेंगे, एक ही तरीके के कॉम्प्लेक्स आयन बनाएंगे। जैसे ये बनाता है BOH होल 4 -2, ये बनाता है AlOH होल 4 माइनस, इसको बोलते हैं बेराइलेट, इसको बोलते हैं एल्यूमिनेट। एक ही पैटर्न के एक ही तरीके के आयंस बनाते हैं, डिसॉल्व होते हैं एल्कली में। ठीक है,
BeO की बात करो, Al2O3 की बात करो, एम्फोटेरिक होंगे दोनों। अगर बात करो BeO और Al2O3 की, तो दोनों के मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं। दोनों हार्ड होते हैं, ये सिमिलरिटी। इसके बाद अगर दोनों का कार्बाइड ले लो, जैसे B2C ले लो, ये बेरिलियम का कार्बाइड है, एल्युमिनियम का कार्बाइड होता है Al4C3, और इनकी करा दो हाइड्रोलिसिस, मतलब वाटर से रिएक्शन, कार्बाइड की करा दी हाइड्रोलिसिस दोनों के, तो सिमिलरिटी क्या है, दोनों के कार्बाइड रिएक्ट करके वाटर से मीथेन बनाते हैं। एक प्रोडक्ट दोनों का मीथेन होगा, एक तो हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और दूसरा क्या बनेगा, मीथेन। सिमिलर प्रोडक्ट दे रहे हैं। ये सिमिलरिटी है। हाइड्रेटेड आयन भी बनाते हैं दोनों के दोनों, वाटर में डिजॉल्व करो तो हाइड्रेटेड फॉर्म में दिखाई देंगे आपको। जैसे बी को देखो तो BH2O होल 4 +2 ऐसे दिखेगा। Al को देखो तो Al के साथ H2O के 6 अटैच हो जाते हैं। अच्छा, ये जो कॉम्प्लेक्स, ये जो बड़ा सा ब्रैकेट होता है ना, इसमें अगर कोई भी चीज दिखाई जाती है तो उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स आयन। ये हम लोग 12th में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो ये जो बड़े ब्रैकेट में आयन दिखाया जाता है इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है। और यहाँ पे ये जो सेंट्रल मेटल है इसको सेंट्रल मेटल बोलते हैं। इस सेंट्रल मेटल से ये जो अटैच होता है इसको लिगेंड बोलते हैं। तो ये जो H2O है यहाँ पे लिगेंड की तरह काम कर रहा है। यहाँ पे सिंपल टाइप की बॉन्डिंग नहीं होती है, ये जो H2O अटैच हुआ है ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड से अटैच होता है सेंट्रल मेटल से, ठीक है, इसीलिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोला जाता है। थोड़ा सा मैंने ऐसा इंट्रो दे दिया। तो कोई भी बड़े से इसमें ब्रैकेट में दिखाई देगा कंपाउंड तो उसको हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलते हैं, और अगर आयन है तो बोलेंगे कॉम्प्लेक्स आयन। क्लियर? किसको? वो जैसे ये कंपाउंड है, ठीक है। अब ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, या इसी को बोलो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये अगर आयन बनाएगा, ब्रेक होगा तो ये ऐसे ब्रेक होगा 4K+ और FeCN होल 6 में। इसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स आयन पूरे को। ये जो बाहर वाला आयन होता है, ब्रैकेट के बाहर वाला आयन, इसको बोलते हैं को आयन, ठीक है। ये जो है इसमें जो ये बीच में मेटल होती है इसको बोलते हैं सेंट्रल मेटल। ये जो CN है इसको बोलते हैं लिगेंड, ठीक है। तो ये बेरिलियम और मैग्नीशियम की सिमिलरिटी थी। मैग्नीशियम का एक कंपाउंड होता है जिसको हम बोलते हैं मैग्नीशियम पर क्लोरेट। ये यूज होता है ड्राइंग एजेंट की तरह, किसी चीज को ड्राई अप करना है उसकी तरह ये यूज होता है। और इसका नाम बोलते हैं, जो कमर्शियल नेम है, कमर्शियल नेम का मतलब बाहर किस मार्केट में किस नेम से ये सोल्ड होता होगा, इसको बोलते हैं एनहाइड्रोन।
फॉर्मूला अगर देखें तो फॉर्मूला होता है MgClO4 होल ट्वाइस, ये छोटा ब्रैकेट है, बड़ा नहीं। MgClO4 होल ट्वाइस होता है, इसको बोलते हैं एनहाइड्रोन। काम कैसे करता है? ड्राइंग एजेंट की तरह, किसी चीज को ड्राई अप करना है तो उसके लिए यूज किया जाता है। ठीक है। मैग्नीशियम का MgOH होल ट्वाइस, इसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसमें इसको यूज करते हैं एंटा एसिड में, एसिडिटी की जो मेडिसिन होती हैं उसमें इसको यूज किया जाता है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट एलॉय है जिसको बोलते हैं ड्यूरा ल्यूमिन। ड्यूरा ल्यूमिन जो होता है, इसमें एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा होता है 95%, कॉपर इसमें 4% होता है, मैंगनीज इसमें, मैग्नीशियम इसमें होता है 0.5%, और मैंगनीज भी होता है 0.5%। इसका कंपोजिशन एक बार कभी पूछा गया, या शायद ये पूछा गया कि ये जो ड्यूराल्यूमिन है ये आपका किससे किससे बना होता है? एल्युमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम, मैंगनीज। ठीक है, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि इसमें Al है तो एल्युमिनियम तो होगा ही होगा, कॉपर भी होता है कुछ परसेंटेज, और मिन लिखा हुआ है तो मैंगनीज भी होगा और मैग्नीशियम भी होगा। मतलब एम से जो दोनों मेटल्स हैं हमारे पास, मैंगनीज एंड मैग्नीशियम, वो भी होते हैं। एल्युमिनियम सबसे ज़्यादा होता है 95%, इसीलिए एल्युमिनियम का आपको एलॉय कहते हैं इसको, मैग्नीशियम एल्युमिनियम एलॉय इसको बोला जाता है। अब हाँ, किसी साल मेंस में या नीट में किसी एक में पूछा गया। मेंस और नीट का अप्रॉक्स लेवल लगभग थोड़ा सा सेम होता है, कई बार नीट में भी मेंस के क्वेश्चन उठा के पूछ दिए जाते हैं क्योंकि सिलेबस तो सेम है ना। इसके बाद जो इसका मेटल है रेडियम, उसको यूज करते हैं कैंसर ट्रीटमेंट में, कैंसर थेरेपी में यूज किया जाता है इसको। अब हम लोग बात कर रहे हैं इसमें, अब एनसीईआरटी में आप देखिएगा जो यूजेस दिए होंगे, एनसीईआरटी के यूजेस जरूर याद रखिएगा। इसके बाद अब हम लोग बात कर रहे हैं इनके कंपाउंड्स की, कि कौन कौन से कंपाउंड्स हमें पढ़ने हैं। उसमें सबसे पहला है कैल्शियम ऑक्साइड, इसको बोलते हैं क्विक लाइम। कोई भी कंपाउंड पढ़ने का क्या पैटर्न होता है, क्या क्या वो मेन रिएक्शन दे रहा है, कैसे उसको प्रिपेयर करेंगे, और कंपाउंड्स में सबसे ज़्यादा यूजेस पूछे जाते हैं, या कोई ऐसा रिएक्शन जो बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसको बोल्ड लेटर्स में अगर एनसीईआरटी में दिया गया तो वो चीज़ें पूछी जाती हैं। जैसे अगर कैल्शियम ऑक्साइड बनाना है तो लाइम स्टोन CaCO3 को लिया जाता है, इसको हाई टेम्परेचर पे हीट अप कर देते हैं हम लोग। जब इसको हीट अप करोगे तो CO2 निकल जाती है और CaO बन जाता है। ठीक है, ये जो रिएक्शन होता है बेसिकली ऐसा देखा गया है कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन होने का क्या मतलब है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन सकता है। अब मान लो हमने CaCO3 को हीटअप किया, CaO और CO2 बना, अगर CO2 वहीं पे है तो CO2 CaO फिर से रिएक्ट करके CaCO3 बना लेंगे। अगर क्लोज कंटेनर में हम रिएक्शन करा रहे हैं तो CO2 तो बाहर जा नहीं पाएगी। ठीक है, तो क्या किया जाता है, अगर हम CaO बनाने चले हैं तो हम लोग ऐसा ध्यान रखते हैं कि CO2 को बाहर निकालते रहते हैं, हटाते रहते हैं, वहां से रिमूव करते रहते हैं। जब इसको रिमूव कर दोगे तो एक ही डायरेक्शन में रिएक्शन चलेगा, क्योंकि फिर एक रिएक्टेंट तो यहाँ का खत्म हो गया, तो अब ये दोनों कंबाइंड होके ये नहीं बना पाएंगे, क्योंकि हम प्रोड्यूस करना चाहते हैं CaO। क्लियर है बात?
अब ये जो CaO होता है, ये CaO क्योंकि होता है बेसिक नेचर का, ठीक है। फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप के ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक होते हैं। CaO सेकंड ग्रुप का है तो बेसिक नेचर का होता है। तो अगर बेसिक नेचर का ऑक्साइड है तो इसका मतलब अगर इसकी एसिडिक से रिएक्शन कराएंगे, ये एसिडिक ऑक्साइड है, ये सिलिकॉन का ऑक्साइड है, इसको सिलिका बोलते हैं वैसे। इससे अगर रिएक्शन कराते हैं तो ये सिलिकेट बनाता है, CaSiO3, इसको बोलते हैं कैल्शियम सिलिकेट। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि CaO को ले लो और इस CaO को ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम पे अगर इसको बर्न करो, ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम होती है, उसमें अगर इसको बर्न कर दिया जाए, जलाया जाए, तो ये क्या करता है, बहुत अच्छी एक लाइट एमिट करता है जिसको हम बोलते हैं लाइम लाइट। उसके बाद क्विक लाइम आपके पास है CaO, अगर इसकी वाटर से रिएक्शन करा दो तो ये CaOH होल ट्वाइस बना लेता है। और ये जो रिएक्शन होता है ये बहुत हाई हीट प्रोड्यूसिंग होता है। 10th क्लास में आपको बताया गया होगा कि हमने ये चूना ले लिया, ठीक है, क्विक लाइम लिया, वाइट कलर के लम्प्स होते हैं इसके बड़े बड़े, पहले वाइट वॉश में यूज़ किया जाता था, इसको अभी भी करते होंगे लोग। इसको क्या करते हैं, इसको वाटर ऐड कर दिया जाता है। तो जब वाटर ऐड करते हैं तो यही रिएक्शन होता है, इसमें बहुत हाई हीट जनरेट होती है। अगर इस कंटेनर को कोई हाथ लगाए तो बहुत गर्म होता है और यहाँ पे बबल्स निकलते रहते हैं, हाई हीट क्रिएट होती है, बबल्स निकलते रहते हैं। और जो पहले के ज़माने में जो मतलब जब वाइट वॉश होता था या अभी भी जो लोग करते होंगे इसको यूज़ करके क्विक लाइम, तो उनके हाथ जो होते हैं ना बहुत ऐसे कट कट से जाते हैं अगर वो ग्लव्स वगैरह को यूज़ ना करें प्रॉपर, क्योंकि ये जो होता है ये हाई, इसको जब क्विक लाइम को आप वाटर से ऐड करते हो, वाटर ऐड करते हो इसमें, तो ये बहुत हीट क्रिएट करता है और उस हीट से क्या होता है आपके जो हाथ होंगे वो खराब जाते हैं। तो अगर आपको पूछा जाए कि क्विक लाइम में वाटर जब ऐड किया जाता है तो वो किस तरीके का रिएक्शन होता है, तो आप क्या बताएंगे, एक्सोथर्मिक। और इस कंटेनर के पास अगर जाते हैं तो ये कंटेनर से एक साउंड प्रोड्यूस होता रहता है, एक साउंड निकलता रहता है जिसको हम बोलते हैं हिसिंग साउंड, ठीक है। आप लोग के इसमें अभी तो आप लोग के इसमें वाइट वॉश वगैरह पेंट वगैरह होते हैं अच्छे अच्छे, अब तो लोग घरों में कराते हैं। जहाँ पे भी वाइट वॉश जिनके भी होता हो या कभी एक्सपीरियंस किया हो, तो क्योंकि हम लोग तो काफ़ी छोटे थे तो घरों में उस समय वाइट वॉश ज़्यादा होता था, तो एक सीमेंट का ऐसा कंटेनर होता था बड़ा सा, वो सभी घरों में होता था। और उसमें क्या करते थे, इसी को चूने को डाल दिया जाता था, उसमें वाटर ऐड किया जाता था। वाटर जब ऐड किया जाता था तो बच्चों को मना किया जाता तो उसके पास नहीं जाना है, उसमें से बबल्स निकलते। हम लोगों को क्या लगता था कि कुछ ऐसा कुछ तो अजीब है जिसकी वजह से मना किया जा रहा है, तो हम लोग जाके उसको किसी स्टिक वगैरह से हिलाने की कोशिश करते थे। अगर टच वच कर लेते थे तो हाथ कट जाता था हमारा, ठीक है। तो किसी ने देखा होगा तो उसने एक्सपीरियंस किया होगा कि ये एक्सोथर्मिक है। किसी ने एक्सपीरियंस किया है क्या कभी, देखा है कहीं? नहीं, अच्छा। और अगर इस CaO को NaOH के साथ मिक्स कर दिया जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं सोडा लाइम। इस CaO को एसिड्स के साथ ट्रीट कर दो तो आपको पता है ये बेसिक होता है, तो एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बना लेगा।
सॉल्ट बना लेगा। अगर इसको ऑक्साइड के साथ ट्रीट किया था, अभी SiO2 से, SiO2 एसिडिक ऑक्साइड होता है, तो उसके साथ भी इसने सॉल्ट बना लिया था। अगर P4O10 के साथ ट्रीट कर दें, ये एसिडिक ऑक्साइड होता है फॉस्फोरस का, इसके साथ अगर ट्रीट कर दें तो ये बना लेता है Ca3PO4 होल्टोइस, कैल्शियम फॉस्फेट। इसको हम लोग यूज़ करते हैं फर्टिलाइजर प्रिपरेशन में। तो ये जितने भी कंपाउंड है, इसमें कौन सी रिएक्शन है उसको एनसीईआरटी में जो जो रिएक्शन दी हुई है उन रिएक्शंस को आपको कर लेना होगा, या जो 2-4 मैं बता रही हूँ इनको भी करना होगा, ताकि किसी रिएक्शन से अगर कोई क्वेश्चन बनाया जाए तो वो गलत ना हो। अल्टीमेटली कलेक्ट होते होते बहुत रिएक्शन हो जाएंगे, लेकिन फिर भी करना पड़ेगा। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, इसको कार्बन के साथ ट्रीट कर दो, तो जब कार्बन से ट्रीट करते हैं तो ये कार्बाइड बना लेता है। ये क्या करता है, CaC2 बना लेता है और कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होती है, इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बाइड। रिएक्शन सिंपल है, लेकिन प्रोडक्ट याद रखने हैं। अब जैसे हम लोगों को तो याद है, तो इसलिए हमें बहुत सिंपल लगता है, बट आप लोग एक एक रिएक्शन को जब 2-2 3-3 बार लिखोगे तब जा करके आपको याद होगा। जैसे कैल्शियम का ऑक्साइड है, इसको NH4Cl के साथ हम जब ट्रीट करते हैं, अब ये नाइट्रोजन फैमिली में भी हम लोग ये रिएक्शन पढ़ेंगे, जहाँ पे हम अमोनिया प्रिपरेशन का फॉर्मूला पढ़ेंगे। तो कैल्शियम ऑक्साइड को अमोनियम क्लोराइड के साथ ट्रीट करो तो ये कैल्शियम क्लोराइड, अमोनिया और वाटर प्रोड्यूस होता है यहाँ पे। तो अमोनिया प्रिपरेशन में इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड के बारे में इतना ही बहुत है। टाइम बताइए आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट है आपका CaOH होल्टोइस, इसको बोलते हैं स्लैग्ड लाइम। कुछ खास बातें इससे पूछी नहीं जाती है, एक चीज़ पूछी जाती है, इससे हम लोग ब्लीचिंग पाउडर कैसे बना सकते हैं। इसका अगर हम लोग वो करते हैं, CO2 से इसको ट्रीट करते हैं तो क्या बनाता है ये। अगर प्रिपेयर करना है तो प्रिपरेशन में याद रखते हैं, क्विक लाइम से इसको बना सकते हैं। CaO ले लिया, वाटर से ट्रीट कर दिया, CaOH होल्टोइस बन गया। ये रिएक्शन अभी हमने पढ़ा था। फिर हमने CaCl2 ले लिया, NaOH से ट्रीट कर दिया इसको, तो अभी CaOH होल्टोइस बन जाएगा इजीली, NaCl अलग हो जाएगा। अब अगर हम लोग लेते हैं, या अच्छा इसको स्लैग्ड लाइम बोलते हैं, ये वाइट कलर का होता है। अगर हम लोग इस स्लैग्ड लाइम को क्या करते हैं, ये जो स्लैग लाइम बना हुआ है इसको अगर हम लोग फिल्टर कर लें, ठीक है, अगर इसको फिल्टर कर दो तो फिल्टर करने के बाद जो फिल्ट्रेट हमें मिलेगा वो एक क्लियर सॉल्यूशन होता है। इस क्लियर सॉल्यूशन को नाम दिया जाता है लाइम वाटर। और ये जो स्लैग लाइम इस प्रोसेस से बना हुआ है, CaO, और इस प्रोसेस से जो स्लैग लाइम बना है इसको हम लोग बोलते हैं सस्पेंशन ऑफ स्लैग लाइम इन वाटर। इसको बोलते हैं मिल्क ऑफ लाइम। तो अगर आपसे पूछा जाए मिल्क ऑफ लाइम और लाइम वाटर में क्या डिफरेंस है, तो आप क्या बताओगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, जिसको स्लैग लाइम हम लोग बोलते हैं, उसका अगर सस्पेंशन वाटर में है तो वो बोला जाता है मिल्क ऑफ लाइम, ठीक है। लेकिन अगर उसको हम लोग फिल्टर कर दें, कोई आपका फनल वगैरह लगा के, फिल्टर पेपर लगा के, तो नीचे की तरफ एक क्लियर सॉल्यूशन मिल जाता है, उसको हम बोलते हैं लाइम वाटर, ठीक है।
इसके बाद अगर ये CaOH होल टॉइस हमारे पास स्लैग्ड लाइम है, इसको तुम ट्रीट कर दो क्लोरीन के एक्सेस से, क्लोरीन इसमें फ्लो करवा दो, तो ये क्या करता है, एक कंपाउंड बनाता है CaOCl2। इस कंपाउंड को बोला जाता है ब्लीचिंग पाउडर। ये कलर वगैरह को, ब्लीच का मतलब होता है कलर खत्म करने वाले रिएजेंट, तो ये ब्लीचिंग पाउडर जो होता है ये आपका कलर को ख़त्म करने का काम करता है। तो इसको अगर प्रिपेयर करना है तो स्लैग लाइम लो, उसको क्लोरीन से ट्रीट करो, तो वो बना लेगा ब्लीचिंग पाउडर। अब ये रिएक्शन कई बार आपसे पूछा जाता है, उसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हमने पढ़ा हुआ था, एक डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन पढ़ा था ना। इसका मतलब ये था कि एक ही कंपाउंड, वन कंपाउंड, वही ऑक्सीडाइज होगा और वही रिड्यूस होगा। एक ही कंपाउंड का ऑक्सीडेशन और उसी का रिडक्शन होगा। तो यहाँ पे ये जो कैल्शियम यहाँ पे जो क्लोरीन है, इसी क्लोरीन का ही ऑक्सीडेशन भी होता है और इसी का रिडक्शन भी होता है। तो हम लोग बोलते हैं कि ये जो एग्जाम्पल है ये डिस्प्रपोर्शनेशन का है, ठीक है। जैसे यहाँ पे कैल्शियम का क्लोराइड बना, ये जो ये जो CaOCl2 है ना, इसको अगर हम देखें ध्यान से तो ये ऐसा CaOCl2 को अगर देखो तो ये दो तरीके के आयन बनाता है। एक Ca+2 होता है पॉजिटिव, और एक होता है OCl- और एक Cl- होता है। यहाँ पे अगर Cl की ऑक्सीडेशन नंबर देखो तो -1 होती है, लेकिन अगर OCl- में देखो ऑक्सीडेशन नंबर, तो ऑक्सीजन की -2 ली जाती है, Cl की निकालनी है, x मान लो, = -1 कर दो। तो यहाँ पे अगर देखो तो ऑक्सीडेशन नंबर +1 आती है। तो इसका मतलब ब्लीचिंग पाउडर में जो दोनों क्लोरीन है उनकी ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग होती है, एक की +1 होती है और एक की क्या होती है, -1। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ब्लीचिंग पाउडर में CaOCl2 में अगर हम बोले तो ऑक्सीजन की क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, एक की +1 और दूसरे की क्या होगी, -1। इसको ऐसे भी लिखा जाता है, ब्रेक करके ऐसे भी लिखते। क्लियर हुई बात? ब्लीचिंग पाउडर बन गया। अब इसके बाद इस CaOH होल टॉइस में CO2 फ्लो करा दो बहुत सारी, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है। ये मिल्क कलर का होगा, मिल्कीनेस आ जाती है सॉल्यूशन में। और इस कैल्शियम कार्बोनेट में अगर CO2 और ज़्यादा, बहुत ज़्यादा फ्लो करा दो एक्सेस में, तो अब ये कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है ये बाइकार्बोनेट बना देता है सीधे सीधे। और जैसे ही बाइकार्बोनेट बनता है ना, ये बाइकार्बोनेट से मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाती है, क्योंकि ये जो बाइकार्बोनेट होता है ये सॉलेबल होता है, तो सॉल्यूशन में घुल जाता है, और जो मिल्कीनेस होती है, वाइट कलर जो होता है, वो गायब हो जाता है। जो कार्बोनेट का टेस्ट हम लोग लैब में जो पढ़ाया जाता है आपको, उसमें यही पढ़ाया जाता है कि कार्बोनेट लिया किसी का, उसको एसिड के साथ ट्रीट किया, CO2 प्रोड्यूस हुई, CO2 की एफरवेसेंस हमें सुनाई दी। ये जो CO2 थी, इस CO2 को हमने लाइम वाटर, ये जो CaOH होल टॉइस है, इसमें फ्लो किया, तो हमने देखा कि लाइम वाटर कैसा हो गया, मिल्की हो गया। और फिर जब इस मिल्की लाइम वाटर में CO2 और ज़्यादा फ्लो कर दी गई, तो जो मिल्कीनेस थी वो क्या हो गई, डिसअपियर हो गई। तो यहाँ पे कौन सा रिएक्शन होता है, सेम टू सेम यही रिएक्शन होता है, ठीक है। ये कार्बोनेट रेडिकल का टेस्ट है जो प्रैक्टिकल में आपको कराया जाता है।
अगर हम बात करें तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, पहले उसको कर लेते हैं। पीओपी बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। पेरिस में डिस्कवर हुआ था पहली बार, तो पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। फॉर्मूला होता है CaSO4.12H2, ऐसे लिखा हुआ होगा। या दूसरा इसको लिखने का तरीका होता है CaSO4 होल ट्वाइस H2O, ऐसे लिखा। दोनों ही एक ही बात है, पीओपी के फॉर्मूलाज हैं। पीओपी ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसको बनाते कैसे हैं? एक कंपाउंड होता है जिप्सम। जिप्सम का भी फॉर्मूला मिलता जुलता है, इसलिए बड़े ध्यान से याद रखेंगे, CaSO4.2H2, इसको बोलते हैं जिप्सम। इस जिप्सम को जब हम हीटअप करते हैं लगभग 400 डिग्री केल्विन पे, हीटअप कर दिया हमने 393 केल्विन पे, तो जब हीट करोगे तो इसमें से आपके 3/2 यानी कि 1/2 H2O इसमें रह जाएगा, और 3/2 H2O यहाँ से निकल जाता है, और यहाँ पे बन जाता है पीओपी। ये था जिप्सम, और ये क्या बन गया? पीओपी। क्लियर है बात? अब ये जो पीओपी है, ये बना तो लिया हमने, इस पीओपी का यूज कहाँ कहाँ पे है, कैसे कैसे हम लोग इसको यूज करते हैं पीओपी को, वो इम्पोर्टेंट है। पीओपी को पेंटिंग में यूज करते हैं, मतलब वॉल की जब पेंटिंग हो रही है तो उस पेंटिंग में पहले जो भी पिट्स वगैरह होते हैं उनको फिल करने के लिए, स्मूथ करने के लिए सरफेस को पीओपी किया जाता है, उसके पहले यूज किया जाता है। दूसरा, ये जो पीओपी है इसमें आपके बहुत सारे ऐसे डेकोरेटिव आइटम्स होते हैं जिनको बनाने में यूज किया जाता है इसको, पीओपी को। जब प्लास्टर वगैरह लगता है बोन ब्रेक होने पे, तो उसमें भी पीओपी को यूज करते हैं। अब पीओपी जो होता है वो किस तरीके से यूज किया जाता है, किस तरीके से ये हार्ड मटेरियल में कन्वर्ट होता है। जैसे मान लो हमने पीओपी लिया, इसको वाटर के साथ ट्रीट कर दिया, तो थोड़े टाइम बाद आप देखोगे ना एक हार्ड मटेरियल बन जाएगा। इसको बोलते हैं सेटिंग ऑफ पीओपी। पीओपी सेट हो गया। अच्छा, सीमेंट देखा है किसी ने कभी? सीमेंट वगैरह देखा? सीमेंट में देखो थोड़ा सा पानी ऐड किया जाता तो कैसे थोड़ी देर बाद हार्ड हो जाती है ना? तो सीमेंट जो होता है उसको उसमें पानी ऐड किया, वो हार्ड हो गई, तो उसको बोलते हैं सेटिंग ऑफ सीमेंट। इसी तरीके से जो पीओपी होता है, इसमें वाटर अगर ऐड करते हैं तो वो हार्ड मटेरियल बना लेता है, इसको बोलते हैं सेटिंग ऑफ पीओपी। होता क्या है, देखो ये हमारे पास था पीओपी, जब इसमें आपने थोड़ा सा वाटर मिक्स कर दिया तो ये पीओपी तुरंत जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है, और ये जिप्सम जो होता है ये बहुत हार्ड होता है। ठीक है, तो प्लास्टिक लाइक मटेरियल बना देता है। अपीयरेंस आपको जब आपके घर पे या कहीं पे भी आप किसी पेंटर को पेंट करते देखो, पेंट करने से पहले जब वो पीओपी लगा रहा हो तो एकदम ये जो पीओपी है इसको वाटर के साथ वो मिक्स करता है, एक पेस्ट जैसा बनाता है और वॉल पे अप्लाई करता है। जब वो अप्लाई कर चुका हो और उसके पहले आप देखो तो आप उसके सरफेस को अगर टच करके देखो तो एकदम हार्ड सा एक मटेरियल पूरी वॉल पे अप्लाई हो जाता है, जो प्लास्टिक काइंड ऑफ लगता है। अगर आप उसको टच करो तो बहुत अच्छा सा हार्ड सा एक कवरिंग उस पर आ जाती है। तो उसमें होता क्या है, ये जो पीओपी है इसकी क्या हो जाती है, सेटिंग हो जाती है वाटर ऐड होने के बाद। क्लियर?
अब पूछा जाता है कि ये जो पीओपी की सेटिंग है ये पानी डालते ही तुरंत जल्दी से हो जाती है, अगर इसको हमें डिलेट करना है, मतलब सोचना है कि थोड़ा सा इसमें टाइम लग जाए सेटिंग में, या इसको हमको इंक्रीज करना है इसके रेट को, तो उसमें कुछ मटेरियल्स यूज़ किए जाते हैं। तो अगर आप पीओपी ले लो, उसमें आप वाटर ऐड कर रहे हो, उसके साथ थोड़ा सा नमक डाल दो, NaCl, ठीक है, तो और तेजी से सेटिंग होती है। तो मतलब सेटिंग का रेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, बहुत जल्दी से हार्ड मटेरियल बन जाएगा। और इस पीओपी में वाटर आप ऐड कर रहे हो, उसके साथ आप एक मटेरियल होता है वाइट कलर का, बोरेक्स पाउडर आता है, बोरेक्स ऐड कर दो, ठीक है। तो बोरेक्स वाइट कलर का नहीं होता है, अभी हम लोग पढ़ेंगे इसमें पी ब्लॉक में। बोरिक एसिड जो होता है वो वाइट होता है। ये जो बोरेक्स पाउडर होता है ना, आपने वो देखा है कभी मंदिर में पूजा करते वक्त एक वो लगाते हैं, ऑरेंज कलर का सिंदूर वगैरह लगाते हैं भगवान जी लोग को, देखा है? या आपने अगर गणेश जी को या हनुमान जी को, जो लोग बहुत प्रॉपर पूजा करते हैं, वो उनको एकदम ऑरेंज कलर्स का एक कुछ मटेरियल लगाते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग बोरेक्स, ठीक है। ये होता है Na2B4O7, ये बोरेक्स होता है। तो पीओपी में वाटर हम ऐड कर रहे हैं सेटिंग के लिए, अगर उसमें बोरेक्स डाल दें या फिटकरी होता है एक मटेरियल, एलम डाल दिया जाए, इन दोनों को अगर ऐड कर दो तो ये रेट को डिक्रीज कर देते हैं। मतलब जो सेटिंग होगी वो होगी तो, लेकिन थोड़ा सा टाइम और लग जाएगा, थोड़ा स्लो सेटिंग। क्लियर? अच्छा, आपसे पूछा जाता है कि जब सेटिंग होती है इस पीओपी की, तो सेटिंग जब पीओपी का होगा तो उसमें थोड़ा सा वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है। मतलब जैसे मान लो कि पहले आपका उस मटेरियल का वॉल्यूम था, मान लो 1000 ml सपोज, ठीक है। पीओपी का जो वॉल्यूम था वो कितना था, 1000 ml था सपोज। तो अब क्या होता है, अब लगभग 1% इंक्रीज हो जाता है। तो 1% अगर इंक्रीज करेगा तो कितना इंक्रीज हो जाएगा, 10 ml इंक्रीज कर जाएगा। तो इसका मतलब अगर 1000 था तो अब कितना हो जाएगा, 1010 हो जाएगा। तो इतना याद रखना है कि जब सेटिंग होती है तो थोड़ा सा वॉल्यूम इंक्रीज करता है, बहुत ज़्यादा नहीं, 1% दिया मतलब कम अमाउंट है, इतना वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, ठीक है। इसके बाद अब आपका लास्ट है तो इसको ख़त्म ही कर देते हैं। सीमेंट, सीमेंट का कंपोजिशन पूछा जाता है, कैसे बनती है, ठीक है। और उसमें भी सीमेंट की एक वैरायटी होती है, पोर्टलैंड सीमेंट, उसके बारे में पूछते हैं कैसे बनती है, कंपोजिशन क्या है। पोर्टलैंड सीमेंट को अगर हमें बनाना है तो प्रोसेस में क्या है, प्रोसेस में यह है कि आपने ले लिया लाइमस्टोन, क्ले ले लो, लाइमस्टोन होता है CaCO3, क्ले ले लो, इसको पाउडर बना दो, मिक्स कर दो और हाई टेम्परेचर पे इसको जलाओ। देख रहे हैं कितना हाई टेम्परेचर है, ठीक है। रोटेट किया जाता है इसको, जब रोटेट करते हैं तो रोटेट करने के बाद सिलिकेट बनते हैं, जैसे कैल्शियम का सिलिकेट बनेगा, एल्यूमिनियम का सिलिकेट बनेगा, ये जो सिलिकेट का मिक्सचर बनता है इसको हम बोलते हैं क्लिंकर,
सीमेंट क्लिंकर। और इस सीमेंट क्लिंकर में जब जिप्सम ऐड कर देते हो, अभी जिप्सम हमने पढ़ा ना, क्या ऐड करना है इसमें, जिप्सम। जब जिप्सम ऐड कर देते हो तो बन जाता है पोर्टलैंड सीमेंट। तो बनना कैसे है, लाइम स्टोन लीजिए, क्ले लीजिए, पाउडर करिए, इसका मिक्सचर बनाइए, हाई टेम्परेचर पे हीटअप करिए, रोटेटरी एक मशीन होती है उसमें रोटेट करते हैं, तो कई सारे सिलिकेट्स बनते हैं। ये जो सिलिकेट्स का कॉम्बिनेशन होता है इसको नाम दिया जाता है सीमेंट क्लिंकर। और इस क्लिंकर को अगर हम लोग जिप्सम के साथ ऐड कर देते हैं तो वो सीमेंट की एक वैरायटी बनाता है जिसको हम बोलते हैं पोर्टलैंड सीमेंट। इतनी बातें याद रखेंगे। ये CaO होता है, Al2O3 होता है इसमें, CaO, ये 2 बार क्यों लिख दिया मैंने, इसका कॉम्बिनेशन बनता है। इसके कॉम्बिनेशन बनते हैं कई तरीके के, जैसे एक कॉम्बिनेशन बनेगा 3CaO Al2O3, एक कॉम्बिनेशन 2CaO Al2O3, ये डिफरेंट कंपोजिशन के सॉल्ट प्रिपेयर होते हैं, ठीक है। इसमें SiO2 के साथ भी कॉम्बिनेशन बनता है। तो ये आपको मोटी मोटी बात फॉर्मूला नहीं याद रखना, ये याद रखना सिलिकेट्स बनते हैं जिनको बोलते हैं सीमेंट क्लिंकर। फिर जब जिप्सम ऐड करते हैं तो जिप्सम ऐड करने के बाद ये क्या बना लेता है, पोर्टलैंड सीमेंट बना लेता है। अब अगर बात की जाए कि कंपोजिशन क्या है, कंपोजिशन पूछा जाता है सीमेंट का। कभी कभी क्वेश्चन आया, ज़्यादा नहीं, सीमेंट बहुत ज़्यादा नहीं पूछते, बट कंपोजिशन पूछा गया है तो याद रखेंगे। CaO होता है इसमें, MgO होता है, SiO2 होता है जिसको सिलिका बोलते हैं, फिर फेरिक ऑक्साइड होता है Fe2O3, Al2O3 होता है और SO3 होता है। अमाउंट कितना कितना है, सबसे ज़्यादा ये है 50 to 60%, MgO है 2 to 3%, फिर आपके पास होगा सिलिका 20 to 25%, मतलब सबसे ज़्यादा ये, फिर उसके बाद सिलिका। फेरिक ऑक्साइड 1 to 2, एल्यूमिना आपका, इसको एल्यूमिना बोलते हैं, ये होता है आपका 5 to 10%, और सल्फर ट्राई ऑक्साइड होता है 1 to 2%। मतलब ये तो कम अमाउंट में है आपके। और Al2O3 जिसको एल्यूमिना बोल रहे हैं, SiO2 सिलिका बोल रहे हैं, ये ज़्यादा अमाउंट में है। कैल्शियम ऑक्साइड जिसको लाइम बोलते हैं, क्विक लाइम, ये आपका 50 to 60%। तो ये होता है पोर्टलैंड सीमेंट का कंपोजिशन। कभी 1-2 साल में, पुराने ईयर्स में इसका कंपोजिशन से क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपका अब खत्म हो गया है अपना S। अब हम लोग कल का ब्रेक लेते हुए नेक्स्ट पे क्या स्टार्ट करेंगे, T। चलिए, क्या ये किसकी बात कर, किसके, P ब्लॉक के? वो तो रीजनिंग क्वेश्चंस है, उसके जो रीजनिंग है उसमें वो चीज़ें हैं, और भी बहुत कुछ है P ब्लॉक में, ठीक है। हाँ जी बच्चा, हाँ जी।